हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 22nd June 2023. So, some of the important news which we are going to discuss today and which is important for our exam is first is the Global Gender Gap Index, which has been released by the World Economic Forum. It is one of the important index, and the outcomes of this index are always asked in exam in a very detailed manner, so we are going to do that. Along with that, we are going to see the article about the India Nepal relation. Okay, तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो आउटकम है इंडिया नेपाल रिलेशन का, व्हाट आर द मेजर इरिटेंट्स एंड हाउ द कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज is necessary for the energy security in South Asia, especially among three countries, that is India, Bangladesh and Nepal. Okay, so that is again important news. Moving forward, then we will do about a particular about economy, that is about the rate, that is benchmark interest rate, which has been put on hold by the US Federal Reserve. The same stance has been adopted by the Reserve Bank of India also. Okay, so before moving to those important news, let's take some few news from the front page. So the first news is that Supreme Court denies relief to Enforcement Directorate in Tamil Nadu minister's case, leaves it to High Court. ये इशू क्या है? तो यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं वी सेंथिल बालाजी, इनको ईडी ने अरेस्ट किया था कुछ दिन पहले, सॉरी सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया था। और उसके बाद जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो जनरल कंसेंट होता है जो हर स्टेट गवर्नमेंट देती है सीबीआई को, so that they do not have to seek special consent for each and every cases, that was withdrawn. So Tamil Nadu became the 10th state in India to withdraw the general consent. Now, अब ये जो न्यूज़ है यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को वी सेंथिल बालाजी का जुडिशियल रिमांड चाहिए था, but now since he has been admitted into a private hospital and undergoing his bypass surgery, so Supreme Court has denied any relief to Enforcement Directorate and has left the to the Madras High Court to decide on this case. ओके, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड है केस का वो ये है कि वी सेंथिल बालाजी वो पहले अरेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो वाइफ है वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करती हैं, और उसके बाद जो है द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर ही वाज अरेस्टेड एंड रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी ऑन June 14। तो यहाँ पे जो एजेंसी है उसने कहा है कि दैट हाई कोर्ट हैड अलाउड मिस्टर बालाजी टू बी शिफ्टेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल, डिनाइंग ईडी इट्स राइट टू कस्टोडियल इंटरोगेशन, राइट। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बेंच है उसने जब ईडी ने कहा है कि दैट इज द राइट टू कस्टोडियल इंटरोगेशन, तो बेंच हैज सेड दैट नोबडी वाज डिनाइंग द ईडी इट्स राइट टू इंटरोगेट मिस्टर बालाजी. The only question is whether you should be granted police remand when the person is hospitalized, or should you get such remand when the doctors declare him fit for joining the investigation. So ये एक issue है. The next is June 21st, which is celebrated as International Yoga Day. So on that day, Prime Minister Narendra Modi he has celebrated this International Yoga Day in the United Nations headquarters in New York. तो यहाँ पे देखिए कि इम्पोर्टेंट बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिस्क्राइब्ड योगा एज ट्रूली यूनिवर्सल एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड पेटेंट एट ही लेड द हिस्टोरिक इवेंट एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर टू कॉमेमोरेट द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. तो यूएन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन मैनहट्टन इन न्यूयॉर्क. ठीक है, इसके बाद ये वॉशिंगटन जाएंगे जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेट विजिट पे है यूनाइटेड स्टेट्स के. चलिए अब एक ये न्यूज़ लेते हैं. ये न्यूज़ जो है इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी. तो आप लोग बहुत दिन से न्यूज़ पढ़ रहे हैं अबाउट डिफेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस. आईसीईटी के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, इंडस एक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. आज जो हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द एलएनजी सप्लाई विच हैज बीन डिसरप्टेड बाय द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो वंस अगेन द एलएनजी इंपोर्ट्स, ओके, इट इज अगेन इन अ focus. So here there is a speculation over the revival of 2019 agreement between Tellurian Inc. and LNG company and Indian public sector undertakings in energy. तो यहाँ पे एक कंपनी का नाम आप नोट कर लीजिए, that is Tellurian Inc. and LNG company and Indian public sector undertaking. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे
The new deal being looked at, which follows GAIL India's expression of interest issued in February 2023, is considering Tellurian among a number of other American LNG suppliers for long-term contract for 1 million ton per annum (MTPA) and the equity share of 26% in a US-based LNG project. Now, if you will see restarting talks, तो ये talk जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया था, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी met Tellurian CEO Octavio Simons to restart talks, a meeting that came as the Ukraine war changed the global LNG market and disrupted Russian Gazprom LNG supplies to India. ठीक है, ये बैकग्राउंड है. उसके बाद इन फरवरी 2023 में अगर आप देखेंगे तो गेल इंडिया इट इज वन ऑफ द 5 एनर्जी PSU कंपनीज ओके इन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट दैट मेक अप पेट्रोनेट. So it issued the expression of interest in contracts for LNG supplies and investing in up to 26% equity stake in LNG exporters. अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं NATO +5. तो एक सीनेट है हमारे US में. तो यहाँ पे देखेंगे इनका नाम क्या है. देखिए US सीनेट्स इंडिया कॉकस को-चेयर मार्क वार्नर एंड जॉन कॉर्नेन. So they are saying that they will introduce legislation to give India NATO +5 defense status. तो यहाँ पे दो चीज़ें आप समझ जाइए कि NATO +5 स्टेटस क्या होता है और इंडिया को बेनिफिट क्या मिलेगा इससे. ठीक है, तो एक हम बैकग्राउंड तो जान रहे हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से बिफोर मोदी स्टेट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स हम इंडिया US के डिफेंस एग्रीमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें ICET है, इंडस एक्स है, जैसे बहुत सारे नए पोर्टल्स न्यू इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं. अब यहाँ पे NATO +5 स्टेटस क्या है. तो देखिए NATO दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका फिनलैंड अभी न्यूवेस्ट मेंबर बना है. ठीक है, 31st मेंबर. तो इसके अलावा देयर आर अदर 5 कंट्रीज विच आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल. सो दे आर कॉल्ड एज NATO +5. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नाउ दिस 2 senators, that is Mark Warner and John Cornyn, they are seeking NATO +5 defense status for India. So if you will see that the recommendation is based from a US House of Representative Committee on China that said that India should be included in this club. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे NATO +5 arrangement, तो इसमें क्या होता है, where the United States is able to transfer defense technology with little bureaucratic interference. The next is India climbs 8 places, 227 in Global Gender Gap Index according to the World Economic Forum report. So last year इंडिया का जो रैंक था 2022 में वो था 135. अब इंडिया का रैंक कितना हो गया, 127. ठीक है, फाइन. सो इट हैज़ क्लाइम्ड 8 places. दैट इज वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2023. किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भाई कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी इन स्विट्जरलैंड. इसका बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट इज नोन फॉर व्हाट, सो इट इज नोन फॉर डेवोस समिट. जब कभी भी डेवोस का नाम आ जाए तो समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं किसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो इसको इस तरीके से मत समझना कि ये कोई यूनाइटेड नेशन का बॉडी होगा. नो, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, academicians, लीडर्स इन वेरियस फील्ड्स टुगेदर टू डिस्कस द वर्ल्ड्स एजेंडा. ठीक है, ये एक NGO टाइप की बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, बट जिसको इसकी सबमिट होती है वो डेवोस में होती है. फाइन. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अ जर्मन इंजीनियर नोन एज क्लॉस श्वाब. चलिए अब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में बात करते हैं. सो इंडिया हैज बीन रैंक्ड 127 अमंग 147 कंट्रीज. फाइन. तो उसका रैंक है 127, पिछले साल था 135. परसेंटेज इंप्रूवमेंट कितना है, 1.4. फाइन. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रिपोर्ट सेज दैट India had closed 64.3% of the overall gender gap, but it has underlined that India had reached only 36.7% parity in economic participation and opportunity. ठीक है, तो इसका मतलब जो गैप है मेल और फीमेल में इंडिया में वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और एंड अपॉर्चुनिटी वाले कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है. देन द नेक्स्ट इज द कंट्री हैड अटेन्ड पैरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन.
This is also a significant thing to remember that the country had attained parity in enrollment across all level of education. उसके बाद the index has ranked Pakistan at 142, Bangladesh at 59, China at 107, नेपाल at 116, श्रीलंका at 115 and Bhutan at 103. तो इससे आपको क्या पता लगा कि किसकी रैंकिंग, कौन सी ऐसी साउथ एशियन कंट्री है जिसकी रैंकिंग पुअर है इंडिया से, तो दैट इज पाकिस्तान। बाकी सबका ठीक है। देन द टॉपर इज आइसलैंड। इट इज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर द 14th consecutive ईयर और इसका स्कोर क्या है 90%। सो इट हैज क्लोज 90% ऑफ इट्स जेंडर गैप। अब अगर हम इंडिया में ट्रेंड की बात करें, सो सी इन इंडिया while there had been an uptick in parity in wages and income, the share of women in senior positions and technical roles had dropped slightly since the last edition. अब ये important pattern है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे wages और income की जो parity है वो तो increase हुई है, बट टॉप पोजीशंस की जब बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कम है। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, सो इंडिया हैज रजिस्टर्ड 25.3% पैरिटी विद वुमेन मेकिंग अप 15.1% ऑफ। उसके बाद अगर हम ऑफ द 117 कंट्रीज विद अवेलेबल डेटा सिंस 2017, जहाँ पे मतलब 117 कंट्रीज की डेटा अवेलेबल है पिछले 5 साल की, सो 18 कंट्रीज विच इंक्लूड बोलीविया, India and France, they have achieved women's representation of over 40% in local government. The next is for India, the 1.9 percentage point improvement in sex ratio at birth has driven up the parity after more than a decade. अब हम overall अगर comparison करें region में, तो see compared with the top scoring countries that register 94.4% gender parity at birth, the indicator stands at 92.7% for India. And overall, the Southern Asian region has achieved 63.4% gender parity, the second lowest of the 8 regions. Next, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो like Biden equates Z with dictators, China protesting. Then Chinese carrier passes through Taiwan Strait. तो चाइना का एक Shandong aircraft carrier है which has led a group of warships to the Taiwan Strait. Taiwan Strait divides China and Taiwan. Fine. उसके बाद allies vowed billions to rebuild Ukraine at London conference. तो यहाँ पे the World Bank has estimated कि भाई जो इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, तो the cost of reconstruction is about $400 billion. Fine. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे that Ukraine allies have pledged several billion dollars in non-military aid on Wednesday to rebuild its war-ravaged infrastructure, fight corruption and help pave the country's road to membership in the European Union. ठीक है, अब हम आते हैं SPIEF पे। ओके, तो अब आप देखेंगे दो चीज़ों को ध्यान से देखना। एक है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब रशिया का काउंटर पार्ट क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। सो यहाँ पे देखेंगे देयर वाज द 26th एडिशन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हेल्ड लास्ट वीक इन रशिया सेकेंड लार्जेस्ट सिटी, एंड द मेन मैसेज व्हिच रशिया हैज गिवन टू द वर्ल्ड इज that the economy is holding up despite unprecedented Western sanctions. Okay, so now यहाँ पर अगर आप देखेंगे that the SPIEF it is also called as Russian Davos. ठीक है, जो मैंने आपको अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे so except Hungarian foreign minister who made his appearance at the forum and addressed one of the key session on the energy security, high-ranking delegates and CEOs from the West were missing at SPIEF, and there was also the absence of international media. अब इस साल the only international leader addressing the plenary session on the stage was Algerian President Abdelmadjid Tebboune. ठीक है, उसके बाद sitting in the audience was the President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, who had the personal meeting with the Russian leader on the sidelines of SPIEF. फाइन, अब हम रशिया के इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक हैज कॉन्ट्रैक्टेड 2.1% in 2002, which was way less than the 7 to 10% decline projected by the Bank of Russia, and is forecasted to grow by 0.8 to 1.2% this year. Means Russia is talking about its resilience. उसके बाद कुछ चैलेंजेस यहाँ पे जो हाईलाइट किए गए हैं, दैट इज पेमेंट्स एंड लॉजिस्टिक इंडीड रिमेन द की ऑब्स्टिकल्स फॉर रशिया's trade with what it sees as a friendly countries.
फाइन। उसके बाद सी, मॉस्को इज फोकसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न सी रूट, which takes off at Russia's Murmansk and leads to Shanghai. This is the first project, Northern Sea Route. Second important project is International North-South Transport Corridor. So yes, it is a 7,200 kilometer long multimodal transport route connecting Russia's north with Iran and India via the Caspian Sea. So if you will see, the transit of goods via INST could reach over 100 million tons in 7 years. Now the next is, according to Iranian Minister of Transport and Urban Development Mehbat Barpash, who spoke at the session on the INST, both Russia and India are now considering investment in the infrastructure, railways, roads and ports to logistics centers as well as digital infrastructure. Okay, so this is the very important news from the foreign page. The next is, industry eyes access to Gati Shakti portal to boost capex in connectivity. So here we are talking about a portal, fine, Gati Shakti portal, developed for planning multimodal infrastructure project for greater private capital investment in this project. Fine. So this PM Gati Shakti portal, so it was unveiled in 2021, and this digital platform brings together 16 ministries. This is very important, including railways and roadways, so as to spur an integrated and coordinated approach to planning and implementing infrastructure connectivity project. तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अभी तक जो एक्सेस है पोर्टल डेटा, जो डेटा है, फाइन, सो दैट इज एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जो पोर्टल पे जो प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं, ये सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकती है। अब प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं कि उनको भी एक्सेस होना चाहिए, सो दैट दे कैन which can facilitate greater investment in this infrastructure project. Fine. Now, recently one program has been merged with PM Gati Shakti. That program is called as Vibrant Village Program. इस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? Vibrant Village Program. Vibrant Village Program. तो Vibrant Village Program क्या है? Infrastructure development in border villages. That is in 4 states and 1 union territory. That is Arunachal Pradesh, Sikkim, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। द नेक्स्ट इज, ये बस फिगर आप देख लेना, इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस स्केल न्यू रिकॉर्ड इन मे। सो इंडियाज राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे इन मे, डेंटिंग परचेजेस फ्रॉम इराक एंड सऊदी अरेबिया। मतलब नाउ रशिया हैज बिकम द सिग्निफिकेंट और लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू द वर्ल्ड, टू इंडिया। नाउ सी इंडिया, इट इज द वर्ल्ड्स थर्ड biggest oil consumer and importer and buys more than 80% of its oil reserve overseas. Then its refiners have been gorging on Russian oil since the West imposed sanctions on Moscow. अगर आप देखेंगे यहाँ पे, so Russian oil it accounts for about 40% of India's crude imports in May. Now followed by Iraq and then Saudi Arabia. So यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स देखिए, so oil imports from Russia are expected to remain high as its landed price remains far cheaper than the West Asian crude. तो अगर आप देखेंगे जो प्राइस है, ठीक है, so see the landed price of a ton of oil from Russia was about $500, which is equivalent to $68.21 barrel using a conversion factor of 7.33. Now while that from Iraq it cost around $570. and Saudi Arabia $637.40. So what has happened now, due to higher purchases of discounted Russian oil, the share of imports from West Asia has fallen significantly. It is about now 39% in May. Now from sports, so let's take a news. So India under 23 team, okay, they have won the Women's Emerging Asia Cup T20 title by defeating the country, that is Bangladesh. एक रिवीजन ले लेते हैं. Okay, so Chirag Shetty and R. Satvik Sairaj. So fine, they have recently won the Indonesian Open, a badminton championship, for the first time. Any Indian pair, they have won the Indonesia Open 2023. Fine. So they have also won Malaysia Super 500 and Indonesia Super 1000. Will US Fed resume the rate hike cycle? तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स में आपका क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ
तो जो रोल आरबीआई का होता है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो रोल होता है वही रोल यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व का है। तो इसका मतलब इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से। फाइन। अब भाई ये रेट हाइक क्या है, ये हम बात करते हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का। ओके, वी टॉक अबाउट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे हमारे यहाँ पे से रेपो रेट चलता है, तो रेपो रेट के से ही आरबीआई जो है वो मार्केट को सिग्नल देती है कि वेदर इट इज फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और वेदर इट इज फॉलोइंग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दो चीजें यहाँ पे। फाइन। तो अब यहाँ पे न्यूज़ ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना जो रेट हाइक है जो बहुत दिनों से कर रही थी उसको पॉज कर दिया है। इट हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड इंटरेस्ट रेट आफ्टर 10 रेट हाइक सिंस मार्च 2022। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है इट हैज़ केप्ट इट्स टारगेट फॉर द बेंचमार्क फेडरल फंड रेट बिटवीन 5% एंड 5.25%। नाउ many analysts they are saying that Fed will resume its rate hike and soon even expect the federal funds rate to hit 6% soon। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इकोनॉमी में जो फ्लो ऑफ मनी होता है या जिसको मनी फ्लो कहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं। उसमें से जो एक होता है जिसको हम इंडिया में कहते हैं रेपो रेट। तो अगर जैसे कि रेपो रेट या बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, फाइन, या घटाया गया, तो ये पूरा डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है। सो फॉर एग्जांपल इफ इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जो कोविड-19 के बाद हुआ था, तो आरबीआई विल फॉलो और एनी सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग यूएस फेडरल रिजर्व दे विल फॉलो द लूज मॉनेटरी पॉलिसी। दे विल कीप द रेपो रेट लो सो दैट borrowing takes place, okay, investment generation takes place and the employments they also are created. Fine. So if you will see this paragraph, that is a central bank can thus use monetary policy to influence prices in the wider economy and keeping inflation within a certain target range. It is a major goal of central banks. Now if you will see that another policy goal that central banks try to meet along with the inflation target is to keep the economy operating at its full capacity. Full capacity का मतलब that every employable persons are employed, इसको हम कहते हैं that economy is working at its full capacity where all resources are fully employed. फाइन। तो हमेशा कोई भी सेंट्रल बैंक एक ऐसा इन्फ्लेशन रेट चूज करती है कि जिससे इसका ये ऑब्जेक्टिव जो है, सॉरी, एक ऐसा इन्फ्लेशन रेट टारगेट करती है कि इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी का इस लेवल पे होना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट जनरेशन होता रहे और एम्प्लॉयमेंट होती रहे। फाइन। तो जैसे कि अगर आप जानते हैं जैसे जो इंडिया में है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसका टारगेट कितना है, तो जैसा कि हम जानते हैं इट इज़ 4% ±2%। उसी तरीके से यूएस में ये कितना है, इट इज़ 2%। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते जाइए। सो द एजेंडा ऑफ मोस्ट सेंट्रल बैंक इज टू कीप इन्फ्लेशन अप एट अ सर्टेन लेवल एट विच द इकोनॉमी फंक्शंस एट फुल कैपेसिटी। So inflation above a certain level, however, is seen as having no positive effect on economic activity. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यूएस में जो सीन चल रहा है, तो what the condition is going on, so it should be noted that the Fed began raising interest rate after inflation hit multi-decade high when the economy was slowed down to COVID-19 lockdowns. तो inflation because of the Russia-Ukraine crisis, so सॉरी आफ्टर द कोविड, सो इन्फ्लेशन जो है मनी जो है वो बढ़ते चले गया, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी ऊपर चलते चले गया। उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सॉरी फेडरल रिजर्व ने हाइक किया अपना रेट एंड नाउ द इन्फ्लेशन हैज ड्रॉप फ्रॉम 9.5% टू 4%। बट अभी भी वो अपने टारगेट से दूर है क्योंकि टारगेट कितना है 2%। सो दैट्स वाई इट हैज टेकन अ पॉज, बट दैट्स वाई एनालिस्ट आर सेइंग दैट डजंट मीन दैट यूएस विल नॉट हाइक द रेट, क्योंकि उसका टारगेट 2% का है, तो उसको अचीव करने के लिए इट कैन इंक्रीज द रेट। देन अनएम्प्लॉयमेंट हैज रीजन स्लाइटली टू 3.7% इन May दिस ईयर, बट इट हैज विटनेस्ड अ स्टेडी फॉल सिंस द हाई सीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.7% तो है, बट कोविड-19 के लेवल से थोड़ा कम है। देन द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली टेक टाइम टू इम्पैक्ट प्राइसेस इन द वाइडर इकोनॉमी। तो इंडिया में भी यही हुआ है कि आरबीआई ने भी पॉज लिया है टू सी द फुल इम्पैक्ट ऑफ द रेट हाइक। फाइन।
The next is what lies ahead. So the Fed's rate hike pause is no guarantee that there won't be any future rate hikes in the short term. So other Western central banks, they have continued to raise rates after a pause. तो यूएस फेडरल रिजर्व भी वही प्रोपोजिशन फॉलो कर सकता है. और जो मेजर बैंक्स हैं लाइक यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, दे आर कंटिन्यूइंग टू raising the they are continuing the trend that rising interest rate because their inflation is still a very great challenge. The next is what is new collective quantified goal. ठीक, तो सीईओ बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2009 की बात है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2009 में ये डिक्लेयर किया गया था कि एक ऐसा फंड बनेगा दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड which will mobilize $100 billion per year till 2020 for developed countries so that they can use this fund for transition, for adaptation and mitigation. Okay, अब क्या हुआ कि अभी जो स्टेटस है that is $100 billion per year का, तो अभी तक ये कितना है $83.3 billion in 2020 and that is the report by Organization for Economic Cooperation and Development. तो टारगेट कितना है $100 billion, that is also every year. 2020 में ये कितना था $83.3 billion, short of around 17 billion. Then again Oxfam analysis बोल रहा है कि ये figures they can be misleading or inflated because there is too much dishonest and shady reporting. Then they say that the $100 billion target set in 2009 was seen more as a political goal since there was no effort to clarify the definition or source of climate finance. ठीक, तो उसके बाद 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में एक नया फंडा आया दैट इज न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रायर टू 2025. ठीक है, सो इट इज अ रेफरेंस पॉइंट व्हिच अकाउंट्स फॉर द नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग नेशंस. अब यहाँ पे व्हाट इज द मेन क्रक्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस. तो यहाँ पे देखेंगे कि द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ हाई कार्बन एमिशंस एंड thus they are obligated to shoulder greater responsibility. So while funds available for climate finance have quantitatively increased, they are inaccessible, privately sourced, delayed and not reaching countries in need. उसके बाद एक स्टडी है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, दे हैव फाउंड रफली 5% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस कम्स फ्रॉम ग्रांट्स, द रेस्ट थ्रू लोन्स एंड इक्विटी विच बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज विद अ डिबिलिटेटिंग डेब्ट क्राइसिस. अब देखिए इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का क्या कहना है. सो डेवलप्ड कंट्रीज दे आर्ग्यू दैट NCQG मस्ट बी व्यूड एज अ कलेक्टिव गोल. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दे आर सेइंग कलेक्टिव गोल मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का कलेक्टिव गोल. बट क्लाइमेट जस्टिस का फंडा क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है एंड नाउ दे शुड शेयर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. फाइन, सो एक्सपर्ट्स दे से दैट दिस आर्ग्यूमेंट पुशेस द नेट जीरो पाथवेज ऑन टू डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब कि अब डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया जाएगा कि वो बहुत जल्दी नेट जीरो पाथवे को अडॉप्ट करें which cannot feasibly pay for mitigation, adaptation, loss and damage along with sustainably developing key elements of infrastructure. That is the problem of developing country. उसके बाद they say that countries also argue for mobilizing private sector investment and loans as a critical component of climate finance. ठीक है, तो यहाँ पे लोन्स की बात चल रही है. तो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज खुद डेब्ट क्राइसिस को सफ़र कर रहे हैं, ऊपर से उनको ग्रांट नहीं लोन मिलेगा. ग्रांट आपने अभी देखा सिर्फ 5% था, तो दैट इज ऑल्सो विल बिल्ड अप इनटू डेब्ट क्राइसिस. If you will see that there is no official number yet, but a global transition to a low carbon economy requires investment of at least $4 trillion to $6 trillion a year, as per last year's Sharm el-Sheikh implementation plan scheme. Then some argue that instead of identifying a single aggregate figure, the NCQG could also set separate targets. मतलब अडेप्टेशन के लिए कितना चाहिए फंड, मिटिगेशन के लिए कितना चाहिए फंड और लॉस और डैमेज के लिए कितना चाहिए फंड. फाइन, तो यहाँ पे एम क्या होना चाहिए, दैट इज टू स्केल अप द फाइनेंसिंग एंड द फाइनेंसिंग शुड नॉट क्रिएट डेप्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. सो फॉर दैट NCQG शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल एंड इट शुड हेल्प इन पीपल लेड ट्रांजिशन. अब हम एक एडिटोरियल लेते हैं, मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइप्स. अब व्हाट इज दिस हिट, इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको बहुत आगे नहीं जाना है, यहीं पे है. यहाँ पे दिस इज द
term coined by our Prime Minister. It includes highways, infoways and transways. Fine. So this was the term which was coined when he was on his first visit to Nepal after becoming Prime Minister in 2014 under his Neighborhood First policy. But उसके बाद अगले ही साल जब ब्लॉकेड हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, तो रिलेशन टूक अ डाउन टर्न। बट अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया नेपाल में एक हाइड्रो पावर कोऑपरेशन जो है वो हो सकता है। सो सी, अगर आप देखें नेपाल की बात करें तो इसके पास जो वायबल पोटेंशियल है हाइड्रो पावर की वो है 50,000 मेगावाट, बट अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 1200 मेगावाट। तो इस डिफरेंस से हमको क्या समझ में आता है कि जो स्कोप है for building new hydropower projects to exploit this 50,000 megawatt of hydropower, okay, which can fuel development in the South Asian region is very necessary. So if you will see that जो नेपाल है इसके पास इंस्टॉल कैपेसिटी है 2200 मेगावाट का, और जब सीजन मतलब जब बारिश ज़्यादा है, फ्लो बहुत ज़्यादा है रिवर्स में, तो इट कैन एक्सपोर्ट पावर टू इंडिया ऑल्सो। उसके बाद अगर आप देखें कि 2021 में नेपाल ने 39 मेगावाट जो है वो एक्सपोर्ट किया, देन इट वेंट अप टू 452 मेगावाट एंड अर्निंग 11 बिलियन इन एक्सपोर्ट। बट इन लीन सीजन नेपाल डज इम्पोर्ट पावर फ्रॉम इंडिया, बट इट्स डिपेंडेंस हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 20% to 10%। इसका मतलब दिस हाइड्रो पावर थिंग इज डेवलपिंग। Then both the countries, they are now focusing on long-term power trade agreement targeting the export of 10,000 megawatt within 10-year time frame. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का, अर्जुन 3 प्रोजेक्ट, so it will be operational this year. Now they have signed a memorandum of understanding for 695 megawatt Arun 4 project last year. उसके बाद जो NHPC है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, साइन 2 प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, दैट इज 1200 मेगावाट। फाइन। सो देन देयर इज 669 मेगावाट लोअर अर्जुन प्रोजेक्ट एंड 480 मेगावाट फुकोट करनाली प्रोजेक्ट। फाइन। उसके बाद इफ यू विल सी दैट देयर इज अ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन बुटवाल एंड गोरखपुर, इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, एंड 2 मोर आर प्लान। तो अब जब नेपाल इज एग्रीइंग, okay, so means when agreeing to the Nepali demand for a facility to export so electricity to Bangladesh using the Indian grid, India has highlighted the prospect for sub-regional cooperation. इसके साथ साथ there are certain other things for movement of goods and people like Rupiada Nepalganj integrated check post which was inaugurated. Work has begun on Sonauli Bahirwala integrated check post and MU has been signed for Dodara Chandni. Then Jayanagar Kurta railway line is going to be extended and more lines will be taken up. Then there is Motihari Amelkhanj petroleum pipeline which was operationalized in 2019 and work has begun to extend it to Chitwan. And then MOU has been signed for a new pipeline between Jhapa and Siliguri. Fine. अब इसके बाद हम इरिटेंट्स की बात करते हैं। थोड़ा इरिटेंट्स की अगर हम बात करें तो एक है अग्निपथ स्कीम। ओके, तो अग्निपथ स्कीम, it impacts the recruitment of Gorkha soldiers who are the part of the Indian Army's Gorkha regiment since 1816. तो अगर आप देखेंगे that there was this practice was continued under 1947 treaty based on equal treatment, but the Agnipath, okay, जो terms of reference है, it needs to be discussed between the two countries. The second is काला पानी boundary issue. okay, तो नेपाल ने अमेंडमेंट करके अपना एक नया मैप निकाला, उसमें काला पानी को नेपाल का टेरिटरी बताया गया। द सेकेंड इज इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विच वॉज साइंड इन 1950. सो इट वॉज साइंड इन द बैकग्राउंड ऑफ तिब्बत टेक ओवर बाई चाइना। तो ये जो ट्रीटी है, ओके, सो इट इज, यू कैन सी द सक्सेशन ऑफ 1923 ट्रीटी बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ट्रीटी है, इट एनेबल्स नेपाल नेशनलिस्ट इक्वल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परमिट्स देम टू अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट फॉर इंडियन फॉरेन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस. So Nepali nationalists, they work in Indian private and public sector. They have joined the revenue services and in army they have become the 2-star generals also. So इसका जो है वो रिव्यू होने का बात चल रहा है. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.